लेकिन मुझे लगता है कि 2024 झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ नया देखने को मिलेगा, झारखंड की राजनीति करवट लेगी, यहाँ के नौजवान सियासत में मुख्य धारा की राजनीति में आकर के ताल ठोकेंगे और बड़े बड़े सूरमा को चुनौती पेश करेंगे। इस बात को मैं यहाँ से साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। संगठन से कोई प्रत्याशी मैदान में आएंगे तो गांव भर के लोग उनका चावल दाल 2 रुपया 5 रुपया करके इसको चुनाव लड़ा देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। ये एक तरह से ऐतिहासिक होगा शायद से झारखंड की राजनीति में कि इस तरह का चुनाव कभी लड़ा था कि लोगों का पैसा लेकर के कोई चुनाव के फील्ड में। इसको ऐसे समझा जाए राहुल जी, सपोज कि आपको किसी एक पॉलिटिशियन ने दे दिया 5 लाख रुपया कि हमारे प्रत्याशी को इस पंचायत में आप वोटिंग हमारे फेवर में कराइए, किसी ने ले लिया। अब सपोज कि अगर आप वो वोट खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको 1 किलो चावल दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है और कह रहा है कि जाइए चुनाव लड़िए, तो उसका उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट, एक भावनात्मक अटैचमेंट, और उसको लग रहा है कि इस चुनाव की प्रक्रिया में है कि झारखंड का सांसद जो बनेगा 14 सीटों से या 6 राज्यसभा के जो सांसद चुनते हैं हमारे विधायक लोग, वो झारखंडी माटी से हों और 81 के 81 विधायक 100% झारखंडी माटी से हों। इस बात की हम लोग वकालत करते हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है और इस बात को बहुत ही डंके की चोट पर कह रहे हैं तमाम झारखंड वासियों को कि अपनी माटी से अपना नेता चुनिए और झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर झारखंडी माटी का सांसद चुनिए। इस बात का ऐलान करना चाहते हैं। 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, 81 विधानसभा सीट है। इतना सारा फंडिंग कहाँ से आप लोग करिएगा? क्योंकि अगर यदि चुनाव लड़िएगा तो 1-2 सीट से तो लड़ेंगे नहीं, 81 के 81 लड़ेंगे शायद विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए 14 लड़ेंगे। कई सालों में आप कहते हैं कि कौन बेहतर मुख्यमंत्री। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को एक बार आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आकलन करने की जरूरत है। ये सारा जमीन एक दिन में अधिग्रहण नहीं हुआ, ना सिर्फ एक दिन में हेमंत सोरेन जी ने करा दिया। इसलिए ये दोष सबों पर मढ़ना चाहता हूं कि इस राज्य को सबों ने मिलकर के लूटा है और इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सों को सिर्फ लूट करके अपनी झोलियां लोगों ने भरा, इसलिए झारखंड की ये हालत हुई है। अच्छा, हमारे झारखंड में जिस तरह से कोयला है, अभ्रक है, पत्थर है, बालू है, नो डाउट कि 23 सालों में आज झारखंड कहाँ होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड का जो स्थिति है और वस्तु है वो बहुत ही दयनीय है। इसके पीछे आप किन किन लोगों को, किन किन ताकतों को आप दोष देते हैं अपने शब्दों में? देखिए, मैं सबसे पहले इस राज्य के जो नौकरशाह हैं वो बड़े शातिर और होशियार हैं। आप सोचिए कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो ये दिखाता है कि आप राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाने जा रहे हैं। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की जब कोई परीक्षा में बैठता है, जब हम लोग भी बैठे इन परीक्षाओं में, तो एक बात ये समझ में आई कि अगर राष्ट्र को सेवा करने का कोई बेहतर मौका है तो वो आप एक सिविल सर्वेंट बन के कर सकते हैं। आप एक पॉलिटिशियन बनेंगे, 5 साल के बाद आपके पास पावर नहीं होगा, फिर से आपको इलेक्शन में जाना है। लेकिन जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपके पास मौका होता है रिटायरमेंट के तक काम करने का। उनमें एक होना चाहिए एक नैतिकता अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कार्य के प्रति। लेकिन देश के तमाम राज्यों को देखिए, सामने उड़ीसा को देखिए, पटनायक जी ने लगातार मेहनत किया, वो राज्य एक समय बहुत गरीबी में था, आज निकल गया है। कमोबेश ममता बनर्जी ने भी बंगाल में आप देखेंगे कि कामकाज किए, धीरे धीरे वहाँ भी लोग गरीबी से उबर रहे हैं। बिहार में भी नीतीश जी को देखिएगा, अभी देखिए वहाँ भी नौकरी के लिए लोगों को नौकरी दिया गया। लेकिन आप जैसे ही झारखंड में गौर करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर के जो आईएएस हैं वो डेवलपमेंट को लेकर विजनरी है नहीं। मतलब 23 सालों से झारखंड की राजधानी रांची का हम लोग ट्रैफिक जाम जैसा छोटा समस्या खत्म नहीं कर पाए। आज भी रांची का ट्रैफिक जाम वही है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी किस हद तक असफल है। दूसरा, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने नेताओं को भ्रष्टाचार करने का आदत लगा दिया। कोई नेता गया भी बहुत जोश जुनून के साथ कि मैं समाज को बदल कर रख दूंगा, मैं सिस्टम को बदल कर रख दूंगा, तो उसको इतना परेशान किया गया, उसको इतने केस मुकदमे किए गए, या फिर उन लोगों को ये बताया गया, समझाया गया नौकरशाहों के द्वारा कि सर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप एक दिन में नहीं बदल सकते हैं, आप भी इसका पार्ट बनिए। तो नौकरशाहों ने उनको भी अपना एक साझीदार बना लिया। एक जो तीसरा बड़ा यहाँ गैंग है वो है ठेकेदारों का। झारखंड में जितने भी आपको ये दिखेंगे बिल्डिंग, रोड्स जो बने हैं, अभी देखिए अस्पतालों के बिल्डिंग्स बने हैं, गांव में बिल्डिंग्स बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन ये जो एसेट्स आप खड़ा कर रहे हैं अगले 5 साल 6 साल में ये एक डेड एसेट्स के तौर पे बदल जा रहा है, ये एक मृत परिसंपत्तियां के तौर पर बदल जा रही हैं। आपने बड़ा बिल्डिंग बनाया 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, उसमें आपके डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, और वहां पर लोग सिर्फ ताला लटका हुआ एक बढ़िया सा कमरा देख रहे हैं, रंग पेंट करके, फिर पुराना हुआ फिर उसको रंग पेंट कर दिए। तो ये एक प्रथा चल रही है। तो मुझे लगता है कि आप किसको दोषी मानते हैं, तो इस राज्य में सबसे ज्यादा दोषी नौकरशाह हैं, नेता हैं, और यहाँ के ठेकेदारों ने जिस तरीके से इस राज्य को बर्बाद किया है वो भी एक तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं। और ठेकेदारी की प्रथा में नेताओं और नौकरशाहों का एक बड़ा योगदान है। ठेकेदार तो भाई ठीक है, अपना टेंडर डालता है, उसको ठेकेदारी मिल जाती है, उसका बहुत बड़ा दोष नहीं कह सकते हैं, लेकिन नेताओं और नौकरशाहों का बहुत बड़ा दोष है इस राज्य को बर्बाद करने में। चलिए, राजनीतिक गलियों में ये तो बहुत तेज हो गया है कि झारखंड की जो राजनीतिक होने वाली है वो बहुत ही मतलब इस बार कह सकते हैं कि बहुत ही लुभावनी तरीके से आप लोग राजनीतिक कर रहे हैं। अब 4-5 महीने लगभग बचे हैं, क्योंकि दिसंबर के एंड तक आचार संहिता भी शायद से लागू हो जाए लोकसभा चुनाव को लेकर के। आप क्या देखते हैं, लोकसभा चुनाव में कूदिएगा या फिर विधानसभा में? देखिए, फिलहाल तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं
और आंदोलन के माध्यम से आंदोलन करते करते आप लोग राजनीतिक पार्टी का विस्तार कह सकते हैं कर लिए, तो इसके ये सवाल बनता है, लाजमी है। बिल्कुल ये सवाल बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि आधिकारिक घोषणा एक होने दीजिए। ऑफिशियली अगर हम लोग कुछ भी अनाउंस करते हैं, इसकी सूचना हम लोग देंगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे। लेकिन फिलहाल एक बात ये कहना चाहते हैं सफर सच के माध्यम से कि अगर झारखंड की राजनीति में, अगर देश की राजनीति में अगर एक बहुत बड़ा कोई मसला बनना चाहिए तो झारखंड के मुद्दे बनने चाहिए। यहाँ के आदिवासियों के, मूलवासियों का सवाल भी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना चाहिए। और चूंकि राज्यसभा के 6 सांसद हैं झारखंड में और लोकसभा के 14 सांसद हैं, और इन 14 और 6 सांसदों मतलब टोटल 20 सांसदों की ये भूमिका बनती है कि झारखंड के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर रखे। लेकिन देश में जब भी मानसून सत्र हुआ, जब भी शीतकालीन सत्र हुआ, जब भी संसद का सत्र चला, झारखंड के मुद्दे गायब रहे। ऐसे में हम लोग इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि देश के सबसे बड़े पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा के भीतर भी झारखंड के मुद्दे गूंजने चाहिए। और इस बात की हम लोग वकालत करते हैं कि झारखंड का सांसद जो बनेगा 14 सीटों से, या 6 राज्यसभा के जो सांसद चुनते हैं हमारे विधायक लोग, वो झारखंडी माटी से हों और 81 के 81 विधायक 100% झारखंडी माटी से हों। इस बात की हम लोग वकालत करते हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है और इस बात को बहुत ही डंके की चोट पर कह रहे हैं तमाम झारखंड वासियों को कि अपनी माटी से अपना नेता चुनिए और झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर झारखंडी माटी का सांसद चुनिए। इस बात का ऐलान करना चाहते हैं। 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, 81 विधानसभा सीट है। इतना सारा फंडिंग कहाँ से आप लोग करिएगा? क्योंकि अगर यदि चुनाव लड़िएगा तो 1-2 सीट से तो लड़ेंगे नहीं, 81 के 81 लड़ेंगे शायद विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए 14 लड़ना है, कंफर्म है? देखिए, ये मैं अभी नहीं कह सकता हूं कि कितना लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा फंड की बात। देखिए, जब आपके पास एक, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर एक आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और आपके विचारों में एक प्रतिबद्धता दिखाई पड़ रही है कि नहीं, बिल्कुल एक सामर्थ्य दिखाई पड़ रहा है और एक समग्र तरीके से एक ऐसी सोच दिखाई पड़ रही है जो वास्तव में बदलाव करने के लिए प्रेरित है, तो मुझे ये लगता है कि जब आपके वैचारिक तौर पर आपके बिंदुओं पर बहुत बड़ा जनसमूह एक जनसमर्थन देता है तो फिर वो आपसे पैसे की मांग नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे वो मुद्दों के आधार पर जुड़ा है। और चूंकि जनता में इतना कम से कम उसका जमीर जागा हुआ है कि हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन चूंकि एक परिपाटी बना दी गई है राजनीतिक दलों के द्वारा, ये लोग करप्शन करते हैं और फिर उसी करप्शन के पैसा को जनता के बीच जाकर के फिर उड़ेलते हैं। करप्शन किया 10 करोड़ का, 1 करोड़ जनता के बीच लुटाया, फिर 10 करोड़ का करप्शन करने का पृष्ठभूमि तैयार किया। ये एक परिपाटी चल रही है, ये कह सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। हम लोग इसके उलट करना चाह रहे हैं। हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं आइडियोलॉजी को, हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं विचार को, हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं कि नीति कैसे बनेगी, और वो उनके जेहन और दिमाग में डाल रहे हैं। उसका आउटपुट क्या निकलेगा कि नहीं, इनको साथ दो बिना किसी लोभ लालच। तो हमको लगता है कि झारखंड के भीतर जो हम लोग कह रहे हैं कि अगर चुनावी राजनीति में कदम रखते हैं तो जिस तरीके से अभी लोगों ने रैली कराने में 10, 20, 50 का सहयोग किया है, जब हमारे संगठन से कोई प्रत्याशी मैदान में आएंगे तो गांव घर के लोग उनका चावल दाल 2 रुपया 5 रुपया करके इसको चुनाव लड़ा देंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ये एक तरह से ऐतिहासिक होगा शायद से झारखंड की राजनीतिक में कि इस तरह का चुनाव कभी लड़ा था कि लोगों का पैसा लेकर के कोई चुनाव के फील्ड में। इसको ऐसे समझा जाए राहुल जी, सपोज कि आपको किसी एक पॉलिटिशियन ने दे दिया 5 लाख रुपया कि हमारे प्रत्याशी को इस पंचायत में आप वोटिंग हमारे फेवर में कराइए। किसी ने ले लिया। अब सपोज कि अगर आप वो वोट खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको 1 किलो चावल दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है और कह रहा है कि जाइए चुनाव लड़िए, तो उसका उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट, एक भावनात्मक अटैचमेंट, और उसको लग रहा है कि इस चुनाव की प्रक्रिया में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, मैं भी कुछ लगाया हूं, मैं भी कुछ भागीदार हूं, तो जब इसका रिटर्न आएगा तो उसका रिटर्न मुझे भी मिलना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा प्रत्याशी जो 100 रुपया 50 रुपया और चावल दाल जमा करके चुनाव लड़ेगा और अगर वो जीतेगा तो वो अकाउंटेबल होगा जनता के लिए, वो उत्तरदायी होगा जनता के लिए। उत्तरदायी इनको भी होना था, लेकिन चूंकि इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया, कह रहे हम तो पैसे पर खरीदे हैं तो क्यों हम तुम्हारी बात को सुनेंगे। लेकिन उसको कहने के लिए बाबू तोरा 100 रुपया दलियो है, थोड़ा चावल दलियो है, दाल दलियो है, और तोरा बड़ी मेहनत से जीतलियो है, नए कर्मी तो फिर अगला बार देख लो। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी, जब उत्तरदायित्व तय हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा माहौल बनेगा। और हम लोग ये मतलब बहुत डंके की चोट पर इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग अकाउंटेबल होंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। फिलहाल हम लोगों के पास कोई पद नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, तो हम लोगों ने ये अकाउंटेबिलिटी तय किया कि झारखंड में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम लोगों के पास संसाधन नहीं था, हम लोग भी स्टूडेंट थे, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, स्टूडेंट हैं बल्कि थे क्या, तो हम लोगों के पास भी संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये एक तरीके से
उठाया भार कि नहीं हम लोग जाएंगे जनता के बीच, उनको समझाएंगे कि गलत हो रहा है झारखंड में जनता के साथ में, आप लोगों को इसमें साथ देना चाहिए। और देखिए साथ दिया लोगों ने। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि 23 साल के बाद झारखंड की जनता अचानक से जाग उठी और गलियों गलियों में लोग 50,000 60,000 की संख्या में आने लगे। तो ये एक बड़ा परिवर्तन तो हुआ है। मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है। आप जी। लोग राजनीति के लिए और अग्रसर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आपने मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला कि आप लोगों ने 3 पार्टी के नाम को चुना था। उसमें से क्या पार्टी का नाम आप लोग के सामने समक्ष आया कि नहीं अभी तक? देखिए फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया होती है। चुनाव आयोग में जो भी दस्तावेज हैं वो उसका कुछ स्क्रूटनी वगैरह होता है, और जब तक आधिकारिक तौर पर वैसी कुछ सूचना नहीं आ जाती है उसको साझा करना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ऐसी कुछ भी अगर मतलब जो भी दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हम लोग बाकायदा ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक तरीके से इसको जनता के बीच रखेंगे मीडिया के माध्यम से, और आप भी उसका हिस्सा रहेंगे, आपको भी इसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ नया देखने को मिलेगा, झारखंड की राजनीति करवट लेगी, यहाँ के नौजवान सियासत में मुख्य धारा की राजनीति में आकर के ताल ठोकेंगे और बड़े बड़े सूरमा को चुनौती पेश करेंगे। इस बात को मैं यहाँ से साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना यह है 2024 की राजनीति झारखंड के लिए, क्या युवाओं के साथ ये राजनीतिक जो है ये बहाव, ये एक तरह से जो हवा है, बयार है, वो युवाओं के साथ होगा या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ संजय जी के इस वक्तव्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद। और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।